Hello dear student. Today I will explain you cell signaling. आज हम लोग सेल सिग्नलिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन राइजेज, व्हाट इज सेल सिग्नल? सेल सिग्नल क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसी के हम लोग सिग्नल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. एक सिंपल से फ्लो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल क्या होता है और कितने तरह का सिग्नल होता है. देखिए, यह एक सेल है. सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है. हम सबको किस बात की जानकारी है? इसके सराउंड में भी, नेबरिंग में भी सेल होता है और कुछ इससे डिस्टेंटली लोकेटेड सेल्स प्रेजेंट होती है. बात समझ में है? तो देखो, यह सेल जो है ना, किसी तरह का सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, जैसे सिग्नल को जनरेट कर दी. बात समझ में आ रहा है? यह सिग्नल को सेल जनरेट करी है और खुद अपने आप इस सिग्नल से रिस्पांस को शो कर रही है, रिस्पांस जनरेट कर रही है. तो इस तरह के सिग्नल को क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन सिग्नल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन सिग्नल बोलते हैं. खुद सेल सिग्नल को बनाती है और खुद अपने आप ही उस सिग्नल के सेंस करके और उसको रिस्पांस देती है. तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटोक्राइन सिग्नल बोलेंगे. और खुद सेल से सेल के अंदर से जनरेट हुआ है तो इसको इंटरनल सिग्नल्स भी बोलेंगे. बात समझ में नहीं? तो यहाँ दो डिफिनेशन हो गया, इंटरनल सिग्नल क्या होता है और ऑटोक्राइन सिग्नल्स क्या होते हैं. इसके नेबरिंग में जो सेल्स है, ये वाली, ये भी किसी तरह का सिग्नल रिलीज करती है, किसी तरह का सिग्नल बनाती है और बाहर रिलीज करती है. ठीक ना? तो बाहर रिलीज होती है, किसी तरह का बाहर सिग्नल होता है. तो बाहर से यह सेल सिग्नल को रिसीव करके, बाहर से यही सेल सिग्नल को रिसीव करती है किसी दूसरे सेल से, नेबरिंग पास में जो सेल है उस सेल से. तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराक्राइन सिग्नल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैराक्राइन सिग्नल बोलते हैं. और बाहर से सिग्नल है तो यह जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल सिग्नल है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सिग्नल. यहाँ दो डिफिनेशन इसमें भी है, एक एक्सटर्नल सिग्नल और एक पैराक्राइन सिग्नल. जक्स्टाक्राइन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इस मेन सेल से डिस्टेंटली थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट है तो ये सिग्नल को जनरेट किया और यह सिग्नल जाकर इस सेल के पास गया और इस सिग्नल को सेंस करके मेन सिग्नल क्या करता है? उसको रिस्पांस देता है कि यह सेल इस तरह के वर्क करेगी, इस तरह के फंक्शन करेगी. तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? जक्स्टाक्राइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जक्स्टाक्राइन. तो जक्स्टाक्राइन और पैराक्राइन, बात समझ में आ रहा है? ये एक्सटर्नल सिग्नल के तौर पर काम करेगा और ऑटोक्राइन सिग्नल जो होगा ना, ये इंटरनल सिग्नल के तौर पर काम करेगा. तो सिग्नल थ्री टाइप्स के हो गए. एक पैराक्राइन हो गया, इसको इरेज करता हूँ. एक पैराक्राइन हो गया और एक ऑटोक्राइन हो गया और एक जक्स्टा जक्स्टाक्राइन सिग्नल हो गया. थ्री टाइप के सिग्नल से सिंपल से और डायग्राम से समझे आप लोग. इसको हम एक रिटन पार्ट में लिखा, व्हेन द सिग्नल रिसीव इंफॉर्मेशन. सिग्नल में क्या? इंफॉर्मेशन, मैसेज, किसी तरह का स्टिमुलस, उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्नल बोलेंगे. तो इंफॉर्मेशन कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का. एक इंटरनल होगा जिसको हम लोग ऑटोक्राइन बोले हैं, ठीक है, और एक एक्सटर्नल होगा जिसको हम लोग क्या बोले हैं? एक्सटर्नल, जिसको पैराक्राइन और जक्स्टाक्राइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल सिग्नल बोलते हैं. अब देखिए, सेल की कुछ रिक्वायरमेंट होती है इसे सिग्नल को रिसीव करने के लिए. तो सेल को क्या रिक्वायरमेंट है भाई? सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, चाहे उसका ओरिजिन इंटरनली हो, एक्सटर्नली. तो सेल के पास इंपॉर्टेंट होता है रिसेप्टर्स. क्या होता है? रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स के बीच क्या होगा कि सिग्नल बाइंड होगा. रिसेप्टर और सिग्नल के बीच इंटरेक्शन होगा, तभी आगे की तरफ मैसेज फॉरवर्ड होगा. तो रिसेप्टर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे सपोज ये हमारी सेल है, ठीक ना, और सेल के सेंटर में क्या? न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. क्या है? ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट. और साइटोप्लाज्म जो होता है
एक बाउंड्री से घिरा होता है। इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, मीनिंग सेम है। बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म जो कवर किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसॉल में भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। किस लिए भाई? सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो उस तरह के सिग्नल का जो नेचर होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो साइटोसॉल में, साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर्स है, इस तरह के रिसेप्टर्स जो सिग्नल्स होंगे, उस सिग्नल का नेचर हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही? हाइड्रोफोबिक और लिपिड सॉल्युबल, और इसका हाइड्रोफिलिक और वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। सेम वही कंडीशन न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसका भी हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, और हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, और लिपिड सॉल्युबल नेचर का होना चाहिए सिग्नल। तो इस तरह के सिग्नल को रिसीव करके सेल क्या करती है, रिस्पांस देती है। न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर्स होता है मेनली T3 T4 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोसॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, जो वो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल या प्रोटीनियस नेचर का जो सिग्नल्स होता है, उसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर होता है। तो एक रिसेप्टर्स का कंसेप्ट यहाँ पर हो गया। अभी छोटा सा मैं आइडिया दिया। अब देखिए क्या होता है कि जो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन, जैसे कोई सिग्नल आ रहा है, इसको ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, सिग्नल किसी तरह का आ रहा है, जैसे मान लो कि किसी को सिग्नल आ रहा है, तो वो सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। बात समझ में? तो वो इंफॉर्मेशन जब सेल के अंदर जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको केमिकल में कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर? सेल सरफेस पर रिसेप्टर होता है, साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होता है, न्यूक्लियस में रिसेप्टर होता है। तब जाके इंफॉर्मेशन सेल जो सिग्नल रिसीव करती है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, वो केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तब जब केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसको सेंस करके जो सेल्स होती है रिस्पांस देती है। तो एक छोटा सा व्यू हो गया सिग्नल को समझने के लिए। एक और देखते हैं व्यू को। जैसे सपोज कर लीजिए कि हाइपोथैलेमस है, और हम सबको किस बात की जानकारी है कि हाइपोथैलेमस क्या करती है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस करने में सहायता करती है। क्योंकि हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पर हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी पर एक्शन लेता है, तो पिट्यूटरी क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है। सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। THR हार्मोन है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन लेता है, और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर कहाँ एक्शन लगेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, इस एंटीरियर पिट्यूटरी पर। तो यह क्या करेगा, TSH हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अदर से लेंगे तो ACTH लेगा, जिसे GnRH लेगा, गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, LH और FSH रिलीज होगा। तो डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया। तो ये सब किससे स्टिमुलेट हो रहा है भाई, हाइपोथैलेमस से। तो सिंपल सा कंसेप्ट मैं यहाँ पर लिया हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन रिलीज हो गया है, तो थायराइड ग्लैंड पर जाकर क्या करेगा, ये हार्मोन बाइंड होगा। ये एक थायराइड का स्ट्रक्चर में यहाँ शो किया, और थायराइड के अंदर क्या है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। बात समझ? और इस थायराइड ग्लैंड को मैं यहाँ बाहर की तरफ बनाया हूँ, जिस पर क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये जो दिख रहा है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स है। इस हार्मोन और रिसेप्टर के बीच बाइंडिंग होगा। जब बाइंडिंग होता है, तो सेल क्या करती है कि अंदर मैसेज को रीड करती है, रीड करने के बाद उस सिग्नल को रीड करती है, सेंस करती है, और उस सिग्नल के प्रति रिस्पांस शो करती है। और जब रिस्पांस देती है, तो यही थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, T3 T4 हार्मोन को रिलीज करता है। जो T3 और T4 हार्मोन है, ये हमारे बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है।
बात समझ में रही? एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो भी सिग्नल हो, किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो, मैसेज हो, जिस रूप में आ रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लाइगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइगेंड। बात समझ, लाइगेंड बोलते हैं। और इस लाइगेंड को मतलब रिसेप्टर, सॉरी, लाइगेंड को हम लोग सिग्नल्स भी बोलते हैं, स्टिमुलस भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और यह लाइगेंड किससे बाइंड करता है? रिसेप्टर से बाइंड करता है। बात समझ में? तो रिसेप्टर्स और लाइगेंड के बीच में जो बांड होता है ना, जो बांड होता है रिसेप्टर्स और लाइगेंड के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोवलेंट बांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कोवलेंट बांड। और नॉन कोवलेंट बांड मेजरली 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो हाइड्रोजन बांड होता है, वंडरवाल फोर्स होता है, आयनिक बांड होता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल स्टडी में, ये जो बांड होते हैं। तो हाइड्रोजन बांड, वंडरवाल फोर्स, आयनिक बांड और हाइड्रोफोबिक फोर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइगेंड और रिसेप्टर के बीच में बाइंडिंग के लिए। अब ये अब क्वेश्चन होता है कि लाइगेंड का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए ताकि रिसेप्टर से बाइंड कर सके और रिस्पांस आगे की तरफ फॉरवर्ड हो सके। तो लाइगेंड का जो कंसंट्रेशन होता है माइक्रो में होना चाहिए, नैनो में होना चाहिए, तभी जाके क्या करेगा? रिसेप्टर बाइंड करेगा और आगे की तरह उस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर माइक्रो होगा, और 10⁻⁻9 इतना मोलर कंसंट्रेशन लाइगेंड का होना चाहिए नैनो में या माइक्रो में, तब जाके रिसेप्टर्स बाइंड करता है। ये एक सेल सिग्नलिंग का व्यू हो गया। बात समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है ऑटोक्राइन, पराक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सेल पर प्रेजेंट होता है ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बस यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन पार्ट ही मैंने दिया। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल सिग्नल्स में, जिसको हम लोग जीपीसीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपीसीआर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्रोटीन। इस जीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर मैं नीचे की तरफ यहाँ पर क्या किया? ड्रा किया। देखिए, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं, जिसमें 2 लिपिड की लेयर्स होती है। समझ में आ रहा है? 2 लिपिड की बाइलेयर होती है। और बाहर के एरिया को हम लोग नॉन साइटोसॉलिक कहते हैं, और अंदर के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोसॉलिक एरिया बोलते हैं, साइटोसॉलिक साइट बोलते हैं। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होता है, एम्बेडेड होता है। ठीक ना? ये एम्बेडेड होता है, जिसको हम लोग इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। फर्स्ट लाइन में मैं क्या लिखा? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या? इंटीग्रेटेड है, बाइंड है। मल्टीपास, सेकंड में लाइन लिखा, मल्टीपास 7 टाइम क्रॉस हेप्टा हेलिकल बोलते हैं। मल्टीपास है, इसका मतलब 7 टाइम क्या किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, इसको इसलिए इसको मल्टी बोलते हैं। यदि केवल एक टाइम क्रॉस करता है ऐसे, तो इसको सिंगल पास बोलते हैं। बट कई पास में क्रॉस किया तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टी पास बोलेंगे। और 7 टाइम क्रॉस किया तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम क्या किया? क्रॉस किया। इंपॉर्टेंट सबसे फीचर की एक प्रोटीन है। कोई भी प्रोटीन होगा किसी भी तरह का, तो एक एन टर्मिनस होगा और एक सी टर्मिनस होगा, वो प्रोटीन कहलाएगा। अगर किसी भी प्रोटीन पर सी टर्मिनस नहीं है या एन टर्मिनस नहीं है तो फॉल्स प्रोटीन होगा, उसको डिग्रेडेशन में जाना पड़ता है। तो बट सेम यहाँ भी कंडीशन है कि इस प्रोटीन के एक साइड की तरफ एन टर्मिनस है और एक साइड की तरफ सी टर्मिनस है। जो एन टर्मिनस है नॉन साइटोसॉलिक की तरफ है, जो सी टर्मिनस है साइटोसॉलिक साइट की तरफ है। बात समझ में आ रही ना? 6 7 हेलिक्स लाइगेंड बाइंडिंग साइट होता है। जो इसका 6 और 7 जो क्रॉस होता है ना, 6 और 7 क्रॉस, यही लाइगेंड को बाइंड करने का काम करता है। क्या करता है? लाइगेंड को बाइंड करने का काम करता है। इसका मतलब जो 7 और 6 लाइन है ना, ये रिसेप्टर का काम कर रहा है। नेक्स्ट लाइन 3 लूप इन साइटोसॉलिक L1 L2 L3, और L3 क्या है? लॉन्ग है।
सेम कंडीशन देखिए, साइटोसॉलिक साइट की तरफ कितने लूप है, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, और यह तीसरा जो लूप होता है लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है इसका रीजन आगे बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज एब्सेंट होता है, इसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है जीपीसीआर में। बात समझ में नहीं। थोड़ा सा कि यहाँ जो प्रोटीन प्रेजेंट है ना, अल्फा हेलिक्स का बना हुआ है। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, जब एमिनो एसिड की स्टडी करें, सॉरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें पता चलेगी कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का नेचर प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, क्वार्टररी होता है। तो जो इस जीपीसीआर प्रोटीन है इसका नेचर कैसा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और इस मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर की है, इसमें कितना एमिनो एसिड प्रेजेंट है, तो 20 से लेकर 25 एमिनो एसिड तक इसमें प्रेजेंट होता है इस एरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, तो 20 से लेकर 25 तक प्रेजेंट होता है। ये एक जीपीसीआर प्रोटीन का फीचर्स हो गया। अब आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जी प्रोटीन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो आगे की तरफ सिग्नल को रिसीव करके और डिफरेंट एंजाइम प्रोटीन को एक्टिवेट करने का काम करता है। देखिए ये जो राउंड स्ट्रक्चर में यहाँ बनाया है ना, ये जी प्रोटीन है। क्या है, जी प्रोटीन। इसको मैं यहाँ पर जी प्रोटीन, इसका कुछ फीचर्स में यहाँ लिखा हूँ। इट इज हेटेरो ट्राइमरिक, यह एक हेटेरो ट्राइमरिक प्रोटीन है। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ट्राइमरी का मतलब 3। तो देखिए 3 यहाँ पर प्रोटीन है, अल्फा प्रोटीन है, बीटा प्रोटीन है, गामा प्रोटीन है। तो ये डिफरेंट है ना, तो इसी को डिफरेंट है तो इसको हेटेरो ट्राइमरिक बोलेंगे। डिफरेंट 3 यूनिट्स अल्फा, बीटा एंड गामा। लिपिड एंकरिंग प्रोटीन होता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं हम लोग तो एक जीपीआई लिंक प्रोटीन होता है, उसी में हम लोग लिपिड एंकरिंग प्रोटीन की स्टडी करते हैं। तो लिपिड एंकरिंग प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि लिपिड है, लिपिड की मेम्ब्रेन है, और इसी मेम्ब्रेन से एक ऐसा लिपिड लिपिड प्रेजेंट होगा जो इस जी प्रोटीन को बांधे रखेगा, मतलब एंकर फंसा के रखेगा इस प्रोटीन को, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकरिंग प्रोटीन। और जो लिपिड इस एंकरिंग के तौर पर जो लिपिड काम करता है उस लिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्मिटॉइल लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाल्मिटॉइल लिपिड बोलते हैं। बात समझ में कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट होता है, एंकर का खूंटी का, एंकर में खूंटी के काम करता है, वो पाल्मिटॉइल लिपिड होता है। तो ये लिपिड एंकरिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और उसी प्रोटीन से जी प्रोटीन क्या होता है, बंधा रहता है, बाइंड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है अल्फा लार्जेस्ट सब यूनिट, 45 किलो डाल्टन का होता है। जो इस जी प्रोटीन में अल्फा प्रोटीन होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है, 45 किलो डाल्टन का होता है। इसका फीचर्स, यदि अल्फा प्रोटीन से यदि जीटीपी क्या है, बाउंड फॉर्म में है, तो इसका ये समझ जाना है कि जी प्रोटीन क्या एक्टिव है। बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे, इसमें क्लियर कट है कि जीटीपी बाउंड फॉर्म है, जीटीपी बाउंड फॉर्म है तो क्या एक्टिव है। यदि इसी अल्फा प्रोटीन से यदि जीडीपी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यदि बाइंड है, जीडीपी बाउंड है, तो यह जी प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव है। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। बीटा प्रोटीन जो होता है इंटरमीडिएट प्रोटीन होता है, 37 किलो डाल्टन का होता है। गामा प्रोटीन स्मॉलेस्ट सब यूनिट होता है, 9 किलो डाल्टन का होता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा, यदि अल्फा प्रोटीन से जीडीपी बाउंड फॉर्म है, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट बाउंड है, तो हम क्या बोले हैं, यहाँ इनएक्टिव हो जाते हैं। देखिए इनएक्टिव है। और जो हेटेरो ट्राइमरिक प्रोटीन है उसमें जो बीटा और गामा प्रोटीन है इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी, इन दोनों के बीच बाइंडिंग की एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी। तो इंक्रीज एफिनिटी फॉर बीटा और गामा। क्यों भाई, क्योंकि अल्फा प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव है, उसे कौन बाइंड किया है, जीडीपी बाइंड किया है, सॉरी। यदि अल्फा प्रोटीन से यदि जीटीपी बाइंड करता है तो यह प्रोटीन क्या एक्टिव है, एक्टिव है, तो इसका मतलब एक्टिव हो जाएगा तो बीटा और गामा के बीच की बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में ना। तो जब जीटीपी बाउंड होगा तो बीटा और गामा की एफिनिटी लो हो जाएगी, और जब जीडीपी बाउंड रहेगा अल्फा से तो इसकी एफिनिटी आपस में दोनों के बीच इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही एक्टिव होगा अल्फा क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अल्फा क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा जीटीपी के साथ में, और बीटा और गामा अलग सेपरेट हो जाएगा। तो एक छोटा सा जी प्रोटीन का फीचर्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में समझने की और कोशिश करेंगे
कि कैसे सिग्नल पास होता है सेल के अंदर और कौन कौन से मैकेनिज्म होता है।